हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग, और इसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं। चलिए हम इसके बारे में बात करेंगे। आपके स्वतंत्र भारत का जो पहला एजुकेशन कमीशन था वो था राधाकृष्णन आयोग, ठीक है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इसे कहते हैं, जिसने अपनी सिफारिशें किसको लेकर दी थी? यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा को लेकर इन्होंने अपनी सिफारिशें दी थी कि उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस है उसमें हमें उच्च शिक्षा की बात नहीं करनी है, इसीलिए आपका डायरेक्टली जो आपका टॉपिक दिया हुआ है वो मुदालियर कमीशन यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन दिया है, उसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मुदालियर एजुकेशन कमीशन है आपका, या फिर आप कह सकते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, या आपका सेकेंड एजुकेशन कमीशन है आपके स्वतंत्र भारत का, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिपेंडेंस से पहले भी कई कमीशंस आए थे, लेकिन वो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए थे। अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो उसमें ये आपका मुदालियर कमीशन जो है सेकेंड एजुकेशन कमीशन है आपका। थोड़ा सा हम इसके पहले की थोड़ी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। तो 1948 में आपकी एक ताराचंद कमेटी बनी थी, ठीक है, यानी कि आपकी ताराचंद कमेटी होती है, समिति कहते हैं इसको, ठीक है, कमीशन नहीं, समिति बनी थी। और इनसे कहा गया था कि ये सेकेंडरी एजुकेशन पर अपनी जो है सजेशंस दे कि कैसे उसमें सुधार ला सकते हैं, कैसे उसमें गुणवत्ता ला सकते हैं, यानी माध्यमिक शिक्षा के बारे में इन्हें अपनी राय देनी थी। अब इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट पेश करी थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1949 में दी थी, लेकिन इसमें जो बातें इन्होंने कही थी वो ना तो स्पष्ट थी और ना ही पूर्ण थी, ठीक है, ना इनमें कंप्लीट सजेशंस दी हुई थी और ना ही हमें ज़्यादा क्लैरिटी उससे मिल रही थी। तो 1951 में कैब यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये एडवाइस किया कि वो यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन में जो भी उस समय प्रॉब्लम्स हैं उसको स्टडी करने के लिए और उसमें कैसे गुणवत्ता लाई जा सकती है, कैसे सुधार लाया जा सकता है, इसके लिए एक कमीशन बनाए, ठीक है। तो ये जो है आपकी एडवाइस दी थी कैब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब इन्हीं के एडवाइस के बेसिस पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी आपके जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसका गठन किया। कब किया? 23 सितंबर 1952 को। इंपॉर्टेंट डेट है, इसे आप याद रखेंगे। इसके चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो कि उस समय जो मद्रास आपकी यूनिवर्सिटी थी उसके वीसी थे, वाइस चांसलर थे, ठीक है। अब ये जो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे ना, ये आपका जो इससे पहले वाला कमीशन था राधाकृष्णन कमीशन, उसके आयोग में से एक सदस्य भी थे। और ये जो आपका दूसरा आयोग बना, इसके चेयरमैन इनको बनाया गया, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? रिपोर्ट पेश की थी इन्होंने 29 अगस्त 1953 को। तो दो डेट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसी भी कमीशन को आप पढ़ेंगे तो आप एक तो उसका गठन कब हुआ प्लस उन्होंने रिपोर्ट कब सबमिट करी, ये डेट्स आपको याद में रखनी है, ठीक है। अब मुदालियर कमीशन हम इसे इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस जो आयोग है उसके चेयरमैन कौन थे? आपके लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। बात करते हैं इनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी जांच के विषय कि इन्हें किन किन चीज़ों को देखना था और किसके ऊपर अपनी सिफारिशें देनी थी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इन्हें बात करनी थी माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं पर, कि उस समय जो आपके सेकेंडरी एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको इन्हें स्टडी करना था। माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणालियों पर, जो समय एग्जामिनेशन सिस्टम चल रहा था उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स थे उनको इन्हें स्टडी करना था, वहां पर इन्हें सिफारिशें देनी थी कैसे उसमें सुधार लाया जा सकता है। इसके अलावा माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों में जो अनुशासनहीनता की प्रॉब्लम थी, जो इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम थी, उसको यहाँ पर देखना था। फिर वेतनमान की अगर हम बात करें, जो वहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन के सिस्टम में जो आपके टीचर्स थे, उन टीचर्स का जो सैलरी स्ट्रक्चर है, जो उनकी सेवा शर्तें यानी कि सर्विस कंडीशंस हैं, उनको इन्हें स्टडी करना था, उस पर अपनी सिफारिशें देनी थी। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य यानी एम ऑफ एजुकेशन क्या होने चाहिए, उस समय का जो पाठ्यक्रम चल रहा था यानी जो करिकुलम था, और साथ ही साथ जो आपका शिक्षण का स्तर था उसके ऊपर इन्हें अपनी सिफारिशें देनी थी। अगर हम माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो वहाँ पर उस समय जो प्रशासन था और जो उसका संगठन था, किस तरीके से आपका सेकेंडरी एजुकेशन डिजाइंड है और कैसे उसे मैनेज किया जा रहा है, उसके ऊपर भी इन्हें अपनी सिफारिशें देनी थी। तो ये था इनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस, यानी इन चीज़ों को इन्हें यहाँ पे स्टडी करके इनके ऊपर अपनी सिफारिशें देनी थी। आगे बढ़ेंगे और हम चेक करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा के उस समय इन्होंने क्या दोष पाए, क्या डिफेक्ट जो है वो इन्हें दिखाई दिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा के दोष उस समय इन्हें सबसे पहला जो नजर आया कि एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उन्होंने क्या बना रखा था कि भाई क्लास 12 पास कर ली, उसके बाद आपको कहाँ जाना है, आपको यूनिवर्सिटी या किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो एकमात्र लक्ष्य जो सेकेंडरी एजुकेशन का था कि बच्चे को किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, ठीक है। तो एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाज टू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी कि
आप भावी शिक्षा यानी जो आप विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है उसके लिए बच्चे को तैयार कर रहे हैं कि सही से एडमिशन उसे मिल जाए। जो टाइम टेबल था वो साइंटिफिक नहीं था, क्योंकि टाइम टेबल में आज का जो आपका समय सारणी बनाई जाती है उसमें हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चों के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, पूरा डे प्लान किया जाता है, आप जो सब्जेक्ट्स रखेंगे वो भी साइंटिफिक मैनर में आपको प्लेसिंग करनी है। सारे भारी भारी सब्जेक्ट आप एक साथ नहीं लगा सकते, आपको बीच बीच में बच्चे को रेस्ट और रिक्रिएशन का मौका भी देना है। लेकिन उस समय जो टाइम टेबल था वो इतना साइंटिफिक नहीं था। जो टेक्स्ट बुक्स थी, ठीक है, वो भी बच्चों को अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कर रही थी जहाँ पे बच्चा सेल्फ एक्सप्रेशन कर सके, यानी आत्म अभिव्यक्ति कर सके। बस जो किताबों में लिखा है उसे रट लो, पढ़ लो और उसी को एग्जाम में लिख दो, इस तरह की चीज़ें उस समय चल रही थी। अगर हम बात करें और तो नैरो, इम्प्रैक्टिकल एंड वन साइडेड करिकुलम, संकीर्ण था, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शंस नहीं थे। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, एक तरफा पाठ्यक्रम था, यानी कि बच्चा यहाँ पर कुछ भी अपने हिसाब से नहीं कर सकता था। जो करिकुलम है वहाँ टीचर एक साइड से दे रहा है और वही चीज़ें बच्चे को रटनी है, याद करनी है, समझनी है और इसके बाद उसे पेपर में वही लिख देना है। फिर डिफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की दोषपूर्ण विधियां थी उस समय, शिक्षण विधियां। डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा जो थी, परीक्षा प्रणाली वो भी काफ़ी दोषपूर्ण थी। उस समय निबंधात्मक प्रश्नों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता था, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर हम ज़्यादा प्लेस नहीं देते थे, तो बच्चे की जो रियल नॉलेज है वो वहाँ पर चेक नहीं कर पा रहे थे एग्जाम्स। ओवर क्राउडेड क्लासेस थी, भीड़ भाड़ वाली क्लासेस, एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे भरे हुए, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। लैक ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासनहीनता यहाँ पर देखने को मिल रही थी। प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था करिकुलर एक्टिविटीज़ का, यानी पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो आपकी होती हैं स्कूलों में उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं था अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स के लिए। उस समय क्या होता था, ज़्यादातर सिफारिश वाला खेल चलता था, भाई किसी ने आके सिफारिश कर दी किसी बड़े व्यक्ति ने, तो वहाँ पे टीचर्स को अपॉइंट कर दिया जाता। ये नहीं देखा कि उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, वो पढ़ाने योग्य है या नहीं। तो अपॉइंटमेंट जो था वहाँ पे काफ़ी दोषपूर्ण प्रक्रिया के तहत वहाँ पर हो रहा था। अब अगर हम आगे बात करें कि यहाँ पर इन्होंने अपनी सिफारिशें क्या दी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर, ठीक है, यानी माध्यमिक शिक्षा का जो प्रशासन और वित्त की व्यवस्था थी उसमें इन्होंने क्या सिफारिश दी। तो इन्होंने कहा भाई स्टेट में भी प्रोविंशियल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाया जाना चाहिए, जैसे कि आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जैसे कैब है आपका, अभी हमने कैब की बात करी थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को राय देता है, तो ऐसे ही हर स्टेट पे, हर प्रोविंस पे एक स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन बना दो, जो क्या करेगा, हर तरह की सजेशंस टाइम टू टाइम जो है स्टेट्स को देता रहेगा कि वहाँ पर आपको किस तरीके से सुधार लेकर आना है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो बनाया जाना चाहिए हर स्टेट में। देखो उस समय की जो शिक्षा थी ना, आज हम देखते हैं कि सीबीएसई है और पूरे इंडिया में जो है एक जैसा करिकुलम लाने की कोशिश की जाती है, एक जैसी किताबें पढ़ रही, चाहे वो साउथ में अगर हो रहा है चाहे वो नॉर्थ में एग्जाम हो रहा है, किताबें सबकी सेम है। लेकिन जब हम यहाँ इस समय की बात कर रहे हैं, जब सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बना था तब अलग अलग स्टेट में ना अलग अलग बोर्ड्स भी चलते थे। तो आप सोचो इनके लिए भी कितना टफ टास्क था कि जब इन्हें उस समय की शिक्षण व्यवस्था को स्टडी करना था तो किसी एक बोर्ड को नहीं देखना था, इन्हें अलग अलग स्टेट्स के जो बोर्ड्स हैं उनके बारे में भी जानकारी एकत्रित करनी थी और उसके बाद एक अपनी राय यहाँ पर देनी थी। तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी कंस्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट। जो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शिक्षा तो दी जा रही है आपकी, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन के लिए एक स्पेसिफिक बोर्ड बनाया जाए। हर जो प्रांत में अलग तरह की शिक्षा दी जा रही है उसके लिए उसको क्या करो, एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बना दो और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी उसका जो पदेन अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा निर्देशक। पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या होता है, जो शिक्षा निर्देशक होगा वो स्वतः ही आपका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का क्या बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा। इसके अलावा एक बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन्होंने बनाने की बात की है सभी स्टेट्स में, ताकि जो टेक्निकल शिक्षा है वो दी जा सके और किसकी गाइडेंस में, AICTE के डायरेक्ट आपकी गाइडेंस में ये जो टेक्निकल एजुकेशन है प्रोवाइड की जा सके। फोर्थ देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इकोनॉमिक एड टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो केंद्र से क्या मिलनी चाहिए, वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए प्रोविंसेस को, स्टेट्स को, ताकि वहाँ पर क्या किया जाए, शिक्षा में सुधार लाया जा सके। स्टैंडर्ड जो हैं ग्रांट ऑफ रिकग्निशन के वो यहाँ पर क्या करने चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। ग्रांट ऑफ रिकग्निशन मतलब देखिए कोई भी स्कूल ना ऐसे नहीं चल सकता, उसको क्या मिलनी चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, रिकग्नाइज्ड होना चाहिए, एफिलेटेड होना चाहिए, तभी वो स्कूल रन कर सकता है, ठीक है। तो इसके रिकग्निशन के लिए क्या देती है गवर्नमेंट, कुछ यहाँ पर पॉइंट्स निर्धारित करती है, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ मानक तय करती है और स्कूल को उन मानकों को मानना होगा, उन्हें फुलफिल करना होगा, तभी आपको रिकग्निशन मिलेगा और तभी आप स्कूल रन कर सकते हैं। तो ये जो ग्रांट ऑफ रिकग्निशन है यानी ये जो मानक है ये बहुत ही
स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने चाहिए स्कूल से। इसके अलावा सेकेंडरी स्कूल जो हैं उनको डोनेशंस, जो उनको डोनेशंस दी जा रही है उसको इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए। मतलब माध्यमिक विद्यालयों को अगर किसी भी तरह का वहाँ पे डोनेशन प्रोवाइड की जा रही है किसी की तरफ से तो उस पर टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए। इंस्पेक्शन होना चाहिए रेगुलर स्कूल्स का, ताकि टाइम टू टाइम वहाँ पर पता चल सके कि क्या यहाँ पर मुश्किलें हैं। इसके अलावा स्पेशल टैक्स इम्पोज करना चाहिए इंडस्ट्रीज पे। इसकी बात कौन करता है? मुदालियर कमीशन करता है कि जो इंडस्ट्रीज उद्योग हैं उनके ऊपर एक स्पेशल टैक्स लगा और वहाँ से जो पैसा आ रहा है उसे किस पे खर्च करो? सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन पे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अब देखो यहाँ पर किस तरीके से संगठन होना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन का। तो सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि जो ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है वो 7 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ हम माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा कहाँ से होती है आपकी? 1 to क्लास 5, लेकिन हम यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो एजुकेशन है ये कौन से वर्ष के बच्चों के लिए होनी चाहिए? 11 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए यहाँ पर होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप ध्यान रखेंगे। मुतालिर कमीशन किस तरीके से आपके सेकेंडरी एजुकेशन के ऑर्गेनाइजेशन को बताता है। फिर आप देखेंगे किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है। इन्होंने कहा है 3 साल का तो जूनियर सेकेंडरी होना चाहिए। जूनियर सेकेंडरी मतलब कौन कौन सी क्लासेस रखी है इसमें? क्लास 6, 7 और 8। और 4 साल का इन्होंने कहा है सीनियर सेकेंडरी, 9, 10, 11 एंड 12। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि 2 भागों में सेकेंडरी एजुकेशन को कौन से कमीशन ने डिवाइड किया है, जूनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। ये आपका मुदालियर कमीशन इसको डिवाइड करता है। ठीक है, कौन कौन सी क्लासेस है वो भी हमने लिख दिया है। इसके अलावा अब आप देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है आपका 4th पॉइंट कि इंटरमीडिएट क्लासेस को इन्होंने अबॉलिश करने की बात की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि कौन सा कमीशन आपका क्लास 12 को हटाने की बात कह रहा है। वो कह रहा है क्लास 12 को हटा दो, यानी कि आपका लास्ट जो ईयर रहेगा सेकेंडरी एजुकेशन का वो कौन सा रहेगा? क्लास 11 तक रहेगा। ठीक है, क्लास 11 शुड बी लिंक्ड विद सेकेंडरी स्कूल और साथ ही साथ क्लास 12 विल बी लिंक्ड विद यूनिवर्सिटी एजुकेशन। कहने का अर्थ क्या है कि क्लास 11 तक तो स्कूल में रहेगा बच्चा और जो क्लास 12 है उसे किसमें जोड़ दो? उसे जोड़ दो यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, विश्वविद्यालय शिक्षा में। उस समय अगर ग्रेजुएशन 2 साल का होता था तो अगर हम क्लास 12 भी वहां पर ऐड कर दे तो अब हमारा जो ग्रेजुएशन है वो आपका 3 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तो द कमीशन सजेस्टेड अ 3-year अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स। 3 ईयर कैसे हो गया? जब ये 12th क्लास को वहां पर जोड़ दिया गया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अब ये जो हाई स्कूल्स हैं जिन्हें इंटरमीडिएट कॉलेजेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इंटरमीडिएट कॉलेजेस में कन्वर्ट हमें जब करना है इन्हें, तो यहाँ पर बीच में एक गैप आएगा। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? लास्ट ईयर तो बना रहे हो 11th वाला, और जो आपका 12th है वो आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन से जोड़ रहे हो। तो अगर आप यहाँ पर इसे 11th तक रोक दोगे और यहाँ पर 12th को उसके साथ ऐड करोगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन के साथ, तो बीच में जो उसी समय जिसने 11th पास आउट किया वो कहाँ जाएगा? वो तो बीच में अटक गया ना। तो उसके लिए उन्होंने कहा है जब तक ये कन्वर्जन नहीं हो जाता तब तक के लिए उनको क्या कराया जाए? एक प्री यूनिवर्सिटी कोर्स कराया जाए। ठीक है, क्या कराया जाएगा? उन्हें एक प्री यूनिवर्सिटी कोर्स कराया जाएगा। इसके अलावा ये बात करते हैं मल्टीपर्पज स्कूल की। ठीक है, यहाँ ठीक कर लीजिएगा, 10th पास नहीं होगा, 11th पास होगा। फिर देखिए मल्टीपर्पज स्कूल की जब ये बात करते हैं तो इन्होंने क्या बताया है, यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए? जनरल एजुकेशन होनी चाहिए प्लस वोकेशनल एजुकेशन भी होनी चाहिए। बहुउद्देशीय स्कूलों की बात करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। कौन सा कमीशन आपका बहुउद्देशीय स्कूलों की बात करता है? बहुउद्देशीय मतलब क्या है? एक तो आपको एक सामान्य शिक्षा देनी है प्लस एक आपको व्यावसायिक शिक्षा देनी है, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है? बाद में जो बच्चा है वो अपनी अर्निंग को कमा सके ना। तो इसके लिए उसे क्या करना है? एक वोकेशनल एजुकेशन भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसमें कुछ भी आ सकता है, स्पिनिंग, वीविंग, टेंडरी, वुडवर्क, कुछ भी आपका जो हस्तशिल्प से रिलेटेड चीज़ें होती हैं या कोई भी इस तरह का काम जिससे वो अपनी अर्निंग बाद में कर सके। इसके अलावा फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन, एनिमल हस्बेंड्री, कॉटेज इंडस्ट्री शुड बी एक्सपैंडेड इन रूरल स्कूल। जो आपके ग्रामीण आपके विद्यालय हैं वहाँ पर किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए? कृषि संबंधी शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए एंड पशुपालन संबंधी शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए। जो कुटीर उद्योग होते हैं उनसे संबंधित शिक्षा जो है उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वही चीज़ें प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ज़्यादा है। फिर इसके अलावा इन्होंने रेजिडेंशियल स्कूल्स की भी बात की है। जो रेजिडेंशियल स्कूल कितने से कितने बजे तक खुलेंगे? 8 AM to 6 PM खुलेंगे, और जहाँ पर उन्हें मध्याह्न भोजन भी प्रोवाइड कराया जाए, मिड डे मील भी स्कूलों में प्रोवाइड कराया जाए। फिर इन्होंने बात करी है यहाँ पर सेपरेट स्कूल्स खोलने की। किसके लिए? डिसेबल स्टूडेंट, जो आपके दिव्यांग लोग होते हैं, विकलांग विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए क्या कहा है इन्होंने? विशेष विद्यालय खोलने की बात की है अलग से। और लास्ट इनका है पॉलीटेक्निक स्कूल्स इन बिग सिटीज फॉर स्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, जहाँ पर जो आपके कौशल जो लोग सीखना चाहते हैं, जो कुशल श्रमिक हैं, उनके लिए पॉलीटेक्निक स्कूल जो हैं उनको खोलने की बात की है।
अगर हम इनके एम्स की बात करें माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों की, तो इन्होंने क्या कहा है कि डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, यानी लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। तो अपने हमें कर्तव्यों का, मूल्यों का, सबका जो है फर्ज पता हो हमें, देश के प्रति हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनका विकास जो है एक बच्चे के अंदर करना है, ये एम होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, जो व्यावसायिक आपकी आप कह सकते हैं दक्षता है, ठीक है, उसको यहाँ पर बढ़ावा देना है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या करना है आपको, व्यवसाय करना है, किसी न किसी ऐसी गतिविधि में आपको संलग्न होना है जहाँ पर से आप क्या कर सको, अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सको। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, पूरे व्यक्तित्व का विकास करना है। हम देख रहे थे ना कि एम्स ऑफ एजुकेशन में यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे जोर दिया जाता था कि अच्छे नंबर लाओ, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ और आप कॉलेज में एडमिशन ले लो, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे एम्स की बात की गई है कि आपके अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ या फिर ये सारे जो आपके गुण हैं ये होने चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता का भी विकास यहाँ पर करना है शिक्षा के द्वारा। करिकुलम देखेंगे अगर हम, करिकुलम कैसा रहेगा सेकेंडरी एजुकेशन का, तो सबसे पहले तो ये क्या होना चाहिए, बच्चों के इंटरेस्ट और नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो बच्चों की आवश्यकताएं हैं और जो बच्चों की रुचियां हैं उनके अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने करिकुलम को क्या किया है, दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो इन्होंने करिकुलम बताया है जूनियर सेकेंडरी लेवल के लिए और एक बताया है इन्होंने हायर सेकेंडरी लेवल के लिए, ठीक है, जूनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। अब करिकुलम साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि पूरे देश में एक करिकुलम होना चाहिए, सबका अलग अलग नहीं होना चाहिए स्टेट्स में। तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि करिकुलम इन्होंने किस तरीके से बताया है। तो आप जूनियर सेकेंडरी लेवल पे देखेंगे तो क्या करिकुलम है आपका, एक तो आपको मदर टंग पढ़ाने की बात की गई है, मातृभाषा, दूसरा है आपकी नेशनल लैंग्वेज। अब वो नेशनल लैंग्वेज हिंदी हो सकती है या कोई भी फेडरल लैंग्वेज हो सकती है। अब कैसे देखना है ये, अगर मदर टंग हिंदी है, ठीक है, अगर मदर टंग हिंदी है तो आपकी जो कोई भी अदर फेडरल लैंग्वेज है वो आप यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मदर टंग हिंदी के अलावा कोई और भाषा है, तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, तो वहाँ पर आप सेकेंड लैंग्वेज क्या लोगे, हिंदी लोगे। तीसरा इन्होंने इंग्लिश यानी अंग्रेजी को बताया है, सोशल साइंस को बताया है, फिर जनरल साइंस, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित हो गया आपका, आर्ट एंड म्यूजिक हो गया, हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प या हस्तकला और फिजिकल एजुकेशन हो गया, ठीक है। ये आपका किसके लिए है, जूनियर सेकेंडरी लेवल के लिए। अगर हम सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए देखें तो यहाँ पर देखो इन्होंने किस तरीके से कैटेगराइज किया है इसको। सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए इन्होंने बताया है एक तो कोर सब्जेक्ट्स, ठीक है, और दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट मतलब मूल विषय, ये सबके लिए कंपलसरी होंगे, ये सबको पढ़ने जरूरी हैं। और दूसरा है आपका वैकल्पिक विषय, जो आपके क्या है, आप चूज कर सकते हैं कि आपको उसमें से क्या चीज़ पढ़नी है। तो कोर सब्जेक्ट यानी मूल विषय में आपका क्या क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पे दो भाषाएं पढ़नी है, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगी, मदर टंग होगी, और वैसे ही जैसे मैंने जूनियर सेकेंडरी लेवल पे बताया। और सेकेंड लैंग्वेज या तो हिंदी होगी या एलिमेंट्री इंग्लिश या एडवांस इंग्लिश या फेडरल या फॉरेन या कोई क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है, शास्त्रीय भाषा जिसका अपना एक पूरा प्राचीन एक पूरा इतिहास होता है, ठीक है, जैसे संस्कृत वगैरह हो गई। अच्छा, एलिमेंट्री इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश में से आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, अगर किसी ने जूनियर लेवल पर इंग्लिश पढ़ी है तो वो एडवांस इंग्लिश ले सकता है यहाँ पर, अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो वो एलिमेंट्री इंग्लिश ले सकता है। फिर सोशल स्टडीज़ हो गया, ठीक है, सामाजिक अध्ययन, फिर मैथमेटिक्स हो गया, इसके अलावा जनरल साइंस और एनी वन क्राफ्ट, कोई भी एक शिल्प। ये तो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात बताएं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में इन्होंने 7 कैटेगरीज डिवाइड की है और हर कैटेगरी के लिए इन्होंने एक फिक्स्ड करिकुलम रख दिया है, ठीक है, यानी हर कैटेगरी में भी जो करिकुलम है वो फिक्स कर रखा है इन्होंने। और कैटेगरीज क्या है आपकी, आप ह्यूमैनिटीज ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, टेक्निकल, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट या होम साइंस, ये आपकी कितनी कैटेगरीज है, 7। तो इसमें डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो करिकुलम बताया गया है इसमें एक कोर करिकुलम है, एक ऑप्शनल है, ऑप्शनल को उन्होंने 7 भागों में बांटा है। अगर हम टीचिंग मेथड्स यानी शिक्षण विधियों की बात करें तो यहाँ पर बात की गई है कि रोट लर्निंग से अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ें, यानी ये जो रटने की प्रवृत्ति है उसको हटाओ और समझ के चीज़ों को करो, इसकी ओर यहाँ पर बढ़ना है। लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो करना है, बच्चा करके सीखेगा तो ज़्यादा समझेगा। कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, एक्टिविटी मेथड, ठीक है, साथ ही साथ प्रोजेक्ट मेथड, यूज़ ऑफ TLM, यानी कि इन्होंने टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो कि टीचर्स वहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, उस समय क्या होता था लेक्चर मेथड को ज़्यादा यूज़ किया जाता था, तो उन्होंने कहा है आप बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कीजिए, प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन कीजिए, TLM से पढ़ाइए, तब जो है बच्चे ज़्यादा समझ पाएंगे। अगर हम टेक्स्ट बुक की भी बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेज को छोड़कर किसी भी और सब्जेक्ट के लिए एक सिंगल बुक यहाँ पर प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। मतलब आप लैंग्वेज की, भाषा की, चाहे अंग्रेजी या हिंदी कह लीजिए, भाषा के लिए तो आप एक किताब यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन साइंस, मैथ्स, SST के लिए आप कोई एक बुक प्रिस्क्राइब मत कीजिए, कॉन्सेप्ट बच्चों को बताइए और वो आप बच्चा किसी भी बुक से ढूंढ सकता है। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक के लिए ये बात कही गई है।
सेकेंडरी एजुकेशन टीचर्स, अगर माध्यमिक शिक्षक की हम बात करें तो उनके लिए देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा है कि जो सेकेंडरी स्तर के जो शिक्षक हैं उनके जो बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। ठीक है, उनकी जो शिक्षा है उसे मुफ्त कर दो। जो सेकेंडरी एजुकेशन में जो आपके शिक्षक कार्यरत हैं उनके बच्चों को क्या दिया जाए, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। टीचर्स प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, और साथ ही साथ इन्होंने कहा है अगर क्वालिफिकेशन समान है और अगर कार्य भी समान कर रहे हैं तो उनकी पे भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी इक्वल पे बोली है इन्होंने फॉर इक्वल वर्क एंड इक्वल क्वालिफिकेशन। इसके अलावा इन्होंने कहा है प्रॉपर रूल सेट कीजिए किस तरीके से आपको टीचर का अपॉइंटमेंट करना है। ये नहीं कि कोई सिफारिश लेके आया तो आपने उसे अपॉइंट कर दिया। आप यहाँ पर रूल्स बनाइए, नियम बनाइए जिसको फॉलो करके ही टीचर का अपॉइंटमेंट होगा। प्रोबेशन पीरियड 1 साल बताया है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप जानते ही हैं आप क्या करेंगे, आप जब भी वहाँ पर सेलेक्ट होकर अगर जाते हैं आपकी पोस्टिंग होती है 1 या 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, जिस समय आप टेम्प्रेरी होते हैं उसके बाद आप परमानेंट हो जाते हैं। फिर 3 डायमेंशनल फैसिलिटीज़ की बात की है। 3 डायमेंशनल फैसिलिटीज़ यहाँ पर क्या हैं, पीएफ, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस एंड पेंशन। 3 ये चीज़ आपको सुविधाएं हैं ये यहाँ पर ज़रूर मिलनी चाहिए। फुल पे लीव दी है ट्रेनिंग के लिए। अगर आप प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं, जब आप इन सर्विस टीचिंग में भी होते हैं ना, इन सर्विस टीचिंग मतलब जब आप कार्यरत हैं उसके बीच बीच में भी आपकी ट्रेनिंग्स आती रहती है, तो उस ट्रेनिंग के दौरान आपका पैसा नहीं कटेगा क्योंकि आप लीव पर हैं। ठीक है, या कोई रिफ्रेशर कोर्स कर रहे हैं या कोई सेमिनार कर रहे हैं, तो आप ये सब चीज़ों के लिए अगर जाते हैं तो आपकी पे नहीं कटेगी। और रिटायरमेंट एज क्या होनी चाहिए, 60 ईयर्स होनी चाहिए। टीचर ट्रेनिंग के लिए देखिए यहाँ पर क्या बात कही गई है। यहाँ पर 2 टाइप के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो खोलने की बात की गई है। तो यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग स्कूल, अगर जूनियर टीचर्स की हम बात करें, ठीक है, अगर हम जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हायर सेकेंडरी एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ट्रेनिंग पीरियड 2 साल। हायर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब यहाँ पर तो आप क्लास 11th मानोगे, क्लास 11th उन्होंने कहा था हाईएस्ट क्लास है, उसको पास करने के बाद अगर 2 वर्ष की उन्हें ट्रेनिंग करा दी जाए, ठीक है, कहाँ से, स्टेट बोर्ड या एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से, तो वो एज अ टीचर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम टीचर ट्रेनिंग की बात करें ग्रेजुएट्स के लिए, ठीक है, फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, तो वहाँ पर ग्रेजुएट्स को कहा गया है उनके लिए 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है और फिर वो किसके अंतर्गत होगा, किसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे अगर हम जूनियर लेवल के टीचर्स से बात कर रहे हैं, मतलब कि अगर आपको हायर सेकेंडरी एजुकेशन करके कोई पास करके आया है तो उसका ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का होगा और वो किसी स्टेट बोर्ड या एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से जो है वो करवाया जाएगा। अगर हम सीनियर टीचर्स की बात करें तो यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग स्कूल जो है सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद वो 1 साल का जो है ट्रेनिंग करेगा और उसके बाद ये ट्रेनिंग जो है किसके द्वारा कराई जाएगी, किसी यूनिवर्सिटी से कराई जाएगी। एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में देखिए इन्होंने क्या कहा है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एक तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस जो होते हैं ना बच्चों के, उनके नंबर को रिड्यूस करो। पहले क्या होता था, 5th के बाद भी बोर्ड हो रहा है, 8th के बाद भी बोर्ड हो रहा है, 10th में भी हो रहा है, 12th में भी हो रहा है, तो कह रहे हैं ये एक्सटर्नल एग्जाम जो हो रहा है ना इसकी संख्या को कम करो। इसके अलावा एक पब्लिक एग्जामिनेशन इन्होंने कहा है होना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन के बाद। यानी आज भी जो हम शायद एनईपी में अब फॉलो कर ही लेंगे, एनईपी यही कह रही है ना 10th का बोर्ड तो धीरे धीरे खत्म कर देगी, सीधे 12th के बाद एक एक्सटर्नल एग्जाम दो। तो यहाँ पर भी यही कहा है कि जो पब्लिक एग्जाम है, जो बोर्ड का एग्जाम है, वो एक ही बार होना चाहिए, वो भी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद। एग्जामिनेशन शुड बी मेड ऑब्जेक्टिव। ऐसे टाइप क्वेश्चंस मत रखो क्योंकि वहां पर हम बच्चे की नॉलेज को ज्यादा चेक नहीं कर पाते। ऑब्जेक्टिव रखो, ज्यादा से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रखो। और रिजल्ट ऑफ इवैल्यूएशन शुड बी ऑन ग्रेड्स नॉट मार्क्स। तो मार्क्स के बेसिस पर जो है बच्चों का रिजल्ट ना बने, उनको ग्रेड्स दिए जाए। और लास्ट हम देख लेते हैं आपके मुदालिया कमीशन के अनुसार विमेन एजुकेशन यानी महिला शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या कहा है। तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि लड़कियों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी समान अवसर दिए जाने चाहिए पढ़ने लिखने के लिए। ये देखिए हम उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय वहाँ पर अगर शिक्षा देनी है, अगर एक घर में एक लड़का भी एक लड़की भी है, अगर वो कहेंगे कि चूज़ करना पड़ जाए कि किसको शिक्षित करें, तो वो शायद लड़के को करेंगे और लड़की को छोड़ देंगे, वो कहेंगे इसको शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस समय भी मुतालिया कमीशन ये कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गर्ल्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन के लिए। फिर होम साइंस जो है उनके लिए अरेंज किया जाना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन में। और गर्ल्स स्कूल शुड बी इस्टेब्लिश, ऐसे स्कूल्स की भी स्थापना होनी चाहिए जहाँ पर जो है बालिकाएं पढ़ सके। और को एजुकेशन को भी अरेंज करना है, मतलब ये बिल्कुल कंप्लीटली इस फेवर में नहीं है कि केवल अलग GGICs बना दो जहाँ पर सिर्फ लड़कियों को अलग पढ़ाया जाए। इन्होंने कहा को एजुकेशन का भी यहाँ पर प्रबंध किया जाए, लेकिन अगर ज़रूरत है तो गर्ल्स स्कूल्स भी वहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाए।
तो ये आपका मुदालिया कमीशन के अनुसार जितनी भी आपकी सिफारिशें थी, जो भी उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन उस समय स्टडी करी, प्रॉब्लम्स थी, उसके बारे में ये डिटेल थी। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताते हुए चली हूँ। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।